हेलो हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जीनोम पर। बच्चा लोग, लास्ट वीडियो है सेल डिवीजन का, बहुत लंबा सीरीज हो चुका है लेकिन डिटेल में भी तो कवर किए हैं ना। जल्दी से जाइएगा, लेक्चर नंबर 1 से लेकर के बिल्कुल 9 तक लगाइए और आज आखिरी होने वाला है सेल डिवीजन का। बच्चा जिन भी बच्चों ने पूरा सीरीज को कंप्लीट किया है सेल डिवीजन का, वो जानते हैं कि हम लोगों ने माइटोसिस तक कंप्लीट कर लिया है। मियोसिस से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे किया जाएगा आज डिस्कशन, और आज से क्लास जो है मियोसिस के बेसिक पॉइंट को लेकर के डेडिकेट करेंगे, खत्म करेंगे सेल डिवीजन को, और फिर नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होगा एक न्यू चैप्टर। मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट करें कि कौन सा न्यू चैप्टर आप लोग देखना चाहेंगे। जिस भी चैप्टर का ज्यादा कमेंट आएगा उसको स्टार्ट करेंगे। फटाफट से शुरू करते हैं आज का लेक्चर मियोसिस के ऊपर। बच्चा लोग चलिए जी, हेडिंग लगा रहे हैं बच्चा। क्या हेडिंग लगा रहे हैं? हेडिंग लगा रहे हैं मियोसिस। माइटोसिस का सेल डिवीजन को कर दिए कंप्लीट। अब हम लोग पहुंच चुके हैं मियोसिस के सेल डिवीजन में। आपको एक चीज पहले एकदम फर्स्ट टाइम में याद रखना है कि कुछ पॉइंट ऐसा है मियोसिस का जो मिस्टेक होता है, बहुत ज्यादा गलती करते हैं वहां बच्चे के साथ साथ कई मरतबा बताने वाले भी गलत कर देते हैं उस पॉइंट को, तो वहां पे मिस्टेक नहीं करना है। कौन सा पॉइंट है सर? सबसे पहला पॉइंट, वहां पे आएंगे हम आपको बता देंगे किस पॉइंट में गलती होती है, लेकिन मियोसिस का सबसे पहला पॉइंट लिख रहे हैं बाबू। जिस तरह से हम लोग बताए थे कि माइटोसिस होता है इक्वेशनल डिवीजन, उसी तरह से उसी प्रकार अब हम लोग बता रहे हैं कि मियोसिस होता है रिडक्शनल डिवीजन। रिड्यूस का मतलब क्या होता है बच्चा? हाँ जी, बता सकते हो? रिडक्शन जो वर्ड आया है, ये वर्ड आया है रेड्यूस से। रेड्यूस का मतलब होता है घट जाना। रेड्यूस का मतलब क्या होता है बाबू? घट जाना या फिर कम हो जाना। तो ऐसा क्यों नाम रखा गया है सर मियोसिस का कि घट जाओगे, कम हो जाओगे? क्या कॉन्सेप्ट है सर? और माइटोसिस मियोसिस में क्या डिफरेंस है उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बताते हैं हम कि मियोसिस को ऐसा क्यों बोला जाता है कि ये रिडक्शनल डिवीजन है। बच्चा क्यों बोला जाता है? तब मान लेते हैं कि मेरे पास में एक सेल है। हाँ, एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। देखिएगा, ये मेरे पास में एक सेल है और इस सेल के अंदर में 10 क्रोमोसोम है। कितना क्रोमोसोम है बच्चा? 10 क्रोमोसोम है। मेरे पास एक सेल है, उस सेल के अंदर में कितना क्रोमोसोम है? 10 क्रोमोसोम है। अगर तो हम इसमें माइटोसिस कर देते तो बताओ तो जो नया 2 सेल बनता उसमें कितना क्रोमोसोम होता? जो बच्चा पूरा वीडियो पढ़ के आया वो बोलता है सर माइटोसिस को तो इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, यानी कि इस सेल के अंदर में और इस सेल के अंदर में क्रोमोसोम का नंबर सेम होता। लेकिन हम लोग यहाँ पे माइटोसिस नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर मियोसिस कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि सर अगर हम लोग माइटोसिस के बजाय यहाँ पर सेल डिवीजन का नाम मियोसिस लिखें, तो बताइए ना कि जो सेल नया बनेगा उसमें क्रोमोसोम का नंबर कितना रहेगा? तो याद रखना है बाबू, उसमें क्रोमोसोम का नंबर घट करके आधा हो जाएगा, घट करके हाफ हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे 10 क्रोमोसोम है तो यहाँ पर हो जाएगा 5 क्रोमोसोम, यहाँ पे हो जाएगा 5 क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम का नंबर क्या हुआ? क्रोमोसोम का नंबर घट गया, क्रोमोसोम का नंबर कम हो गया। इसी कारणवश इसका नाम रखा गया है रिडक्शनल डिवीजन। क्योंकि जो पेरेंट सेल है बाबू, जो पेरेंट सेल है और जो मेरा नया बनने वाला कौन है बच्चा? जो मेरा नया बनने वाला, सभी बच्चे जानते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा चुके हैं, जो नया बनने वाला मेरा डॉटर सेल है, इन दोनों में देखिए क्रोमोसोम का नंबर घट करके हाफ हो चुका है, हाफ डिवाइडेड बाई 2। तो जितना क्रोमोसोम आपके पेरेंट सेल में होगा उसको आधा करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो उतना क्रोमोसोम होगा मेरे डॉटर सेल में। मान लेते हैं कि पेरेंट सेल में क्रोमोसोम का संख्या है 2n। तो बताओ मियोसिस करने के बाद डॉटर सेल में क्रोमोसोम का संख्या कितना होगा? अगर पेरेंट सेल में है 2n तो आफ्टर मियोसिस के बाद डॉटर सेल में कितना होगा? तो तुमको बोलना पड़ेगा सर 2n/2। क्या बोलना पड़ेगा बाबू? 2n/2। 2 कट जाएगा, आंसर हो जाएगा n। कि सर डॉटर सेल के अंदर में जो क्रोमोसोम का नंबर हो जाएगा वो n हो जाएगा। हम लोग ऐसे करके बता सकते हैं। तो मियोसिस के सबसे पहले पॉइंट पे क्या बताया बाबू आपको कि मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन है, यानी कि मियोसिस जब करोगे तो क्रोमोसोम का नंबर घट करके हाफ हो जाता है। अब एक क्वेश्चन उठता है बाबू, क्या क्वेश्चन उठता है? क्वेश्चन ये उठता है कि सर माइटोसिस का सेल डिवीजन तो पहले से है,
तो मेरा सवाल ये है कि फिर एक नया सेल डिवीजन को डेवलप करने का, एक नया सेल डिवीजन को बनाने का क्या नीड था, एक नया सेल डिवीजन को बनाने का क्या आवश्यकता था, जब माइटोसिस पहले से एग्जिस्ट करता है। सर माइटोसिस भी करेंगे तो कोशिका विभाजन होगा, मियोसिस भी करेंगे तो कोशिका विभाजन होगा। तो जब दोनों सेल, माइटोसिस पहले से एग्जिस्ट करता है और दोनों सेल डिवीजन में कोशिका विभाजन ही होना है, सेल के नंबर को ही बढ़ाना है, तो सर माइटोसिस तो पहले से था, क्या नीड पड़ा मियोसिस का बच्चा, क्या नीड पड़ा मियोसिस का, यानी कि क्या इंपॉर्टेंस है मियोसिस का, क्या अहमियत है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों मियोसिस को डिजाइन किया गया। कोई बच्चा इसका आंसर कर सकता है क्या, कोई बच्चा इसका आंसर कर सकता है क्या कि माइटोसिस के सेल डिवीजन के एग्जिस्ट करने के बावजूद के बाद भी मियोसिस के सेल डिवीजन को डिजाइन क्यों करना पड़ा। तो आपको याद करना पड़ेगा बाबा इसका जवाब देने के लिए कि सर माइटोसिस का जो सेल डिवीजन है उसमें जो बनने वाले नए सेल्स होते हैं, यानी कि माइटोसिस के सेल डिवीजन में जो डाउटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है सर, ये डाउटर सेल्स बिल्कुल अपने पेरेंट सेल के जैसा एग्जैक्ट कॉपी होते हैं सर, एग्जैक्ट डिट्टो होते हैं सर। ये आपको पढ़ाया गया है कि मियोसिस के सेल डिवीजन के फल स्वरूप जो नए सेल बनते हैं, नए कोशिका बनते हैं, नए फुलिया बनते हैं, उनमें किसी भी तरीके का बदलाव, चेंज या परिवर्तन नहीं आता है। तो हम लोगों को एक ऐसा सेल डिवीजन चाहिए था जिसमें ये हो सके। हम लोगों को परिवर्तन चाहिए, हम लोगों को चेंज चाहिए, हम लोगों को बदलाव चाहिए। क्या समझे, चेंज चाहिए, परिवर्तन चाहिए, बदलाव चाहिए। और उस चेंज, उस परिवर्तन, उस बदलाव के लिए एक वर्ड बनाया गया बाबू, एक वर्ड बनाया गया। उस वर्ड को हम लोग बोलते हैं वेरिएशन। वेरिएशन, वेरिएशन का मतलब होता है परिवर्तन, बदलाव। तो मियोसिस वो सेल डिवीजन बना जो आपको वेरिएशन दे सके, मियोसिस वो सेल डिवीजन बना जो आपको परिवर्तन दे सके। सवाल ये उठता है बच्चा, सवाल ये उठता है कि क्यों सर, क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है, क्या नीड है वेरिएशन का। क्या बिना वेरिएशन किए हुए काम नहीं चलेगा, क्या बिना वेरिएशन किए हुए काम नहीं चलेगा। इसका तुमको हम एक एग्जांपल देते हैं। चलो जी, मान लेते हैं कि ये है हम लोगों का एक कैरेक्टर, ठीक है, ये एक कैरेक्टर है, ये मेल है और ये है फीमेल। चलो तुम लोग से एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चा लोग, इसका जवाब तो एकदम जरूर से ही दोगे। एक और क्वेश्चन करते हैं। हम लोग के पास में एक कैरेक्टर है जो कि मेल कैरेक्टर है और एक कैरेक्टर है जो फीमेल कैरेक्टर। हम चाहेंगे कि आज से आप लोग बताएं कि इस मेल और फीमेल कैरेक्टर का कोई फनी सा नाम बता दो। हम लोग कमेंट कर दो। जब भी हम लोग ये कैरेक्टर बनाएंगे मेल के लिए तो वही नाम यूज करेंगे और जब फीमेल के लिए बनाएंगे तो वही नाम यूज करेंगे। तो कोई अच्छा सा फनी सा नाम जो अब से हम लोग अपने वीडियोस में यूज करेंगे। अगर आप सही नाम सजेस्ट करते हैं, अच्छा लगता है तो उसको हम यूज करेंगे जरूर। और ये भी बोलेंगे कि किसने सजेस्ट किया है। तो मेल और फीमेल, अभी हम मेल और फीमेल लिख रहे हैं, लेकिन कोई अच्छा फनी सा नाम जो हम लोग फ्यूचर में ले करके चल पाए, वैसा कोई नाम सजेस्ट आप कीजिएगा, ठीक है। चलिए मान लेते हैं कि ये दोनों जो हैं मम्मी पापा हैं, ठीक है जी, ये दोनों मम्मी पापा हैं। इनका 2 बच्चा है, इन मम्मी पापा का 2 बच्चा है। एक लड़की है जिसका नाम है पिंकी, तो इसको पिंक सा बना देते हैं हम। ये 2 चोटी लगाई हुई है, ये लड़की है, इसका नाम है पिंकी, ठीक है। ये हर टाइम हंसती खेलती रहती है, खुश रहती है। और दूसरी, इसका नाम है रिंकी। जो रिंकी है ये थोड़ी सी चिड़ी चिड़ी रहती है, हर टाइम गुस्सा में रहती है, ऐसा लगता है। तो ये है रिंकी। तो एक पिंकी है और एक रिंकी है, ये रिंकी है। तो जैसे ये लोग दोनों बहन हैं, एक पिंकी और एक रिंकी, आप लोग भी बहन भाई हो सकते हैं, आपका भी एक भाई हो सकता है, आपकी भी एक बहन हो सकती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या आप लोग जो दोनों भाई बहन हैं, जैसे ये लोग दोनों बहन बहन है, वैसे क्या आप लोग अगर बहन बहन है या भाई भाई है या भाई बहन है, तो क्या आप लोग एकदम सेम हैं? क्या आप लोग एकदम सेम हैं? क्या आप लोग डिट्टो हैं? डिट्टो से ज्यादा अच्छा वर्ड है कि क्या आप लोग एकदम सिमिलर हैं? एक वर्ड आपको सिखाए थे, क्लोन। क्या आप लोग बिल्कुल क्लोन हैं? आप बोलोगे नहीं सर हम, ठीक है चेहरा मिल सकता है। अब यहाँ पे कोई बच्चा बोलेगा कि सर जो जुड़वा बच्चा होता है उसका क्या होगा, तो बाबू जुड़वा बच्चा का कॉन्सेप्ट अलग है, वो अलग है, उसको साइड रखोगे। जुड़वा बच्चे का कॉन्सेप्ट, ट्विन का कॉन्सेप्ट अलग रखोगे। हम नॉर्मल बात कर, नॉर्मली क्या हो, नॉर्मली भाई और बहन के बीच में फेस मिल सकता है, चेहरा मिल सकता है, एक जैसे दिखने में किसी हद तक हो सकते हो, लेकिन एग्जैक्टली सेम तो नहीं हो सकते, एग्जैक्टली डिट्टो तो नहीं हो सकते। फिर से बोल रहे, ट्विन का केस साइड,
लेकिन एग्जैक्टली सेम तो नहीं हो सकते, एग्जैक्टली डिट्टो तो नहीं हो सकते। तुम्हारा भाई क्या एकदम तुम्हारे जैसा है? क्या तुम्हारी बहन एकदम एग्जैक्टली तुम्हारी कॉपी है? नहीं ना सर, परिवर्तन है ना सर, चेंज है ना सर। तो परिवर्तन और चेंज तो लाना पड़ा ना सर। अगर नहीं लाना पड़ता तो सारा भाई बहन एक जैसा हो जाता। क्या होता, मम्मी पिंकी को बुलाती रिंकी आ जाती, रिंकी को बुलाती पिंकी आ जाती, है जी, कैसा बड़ा प्रॉब्लम हो जाता। तो सवाल ये उठता है सर कि परिवर्तन चाहिए। तो परिवर्तन इसलिए चाहिए हम लोगों को ताकि हम लोगों का जो डीएनए है जब वो पेरेंट से निकल करके बच्चों में आए तो उसमें कुछ परिवर्तन हो, कुछ चेंज हो। और आप जब एवोल्यूशन चैप्टर में पहुंचेंगे तो हम आपको बताएंगे कि डीएनए का ये चेंज, ये परिवर्तन हम लोगों को अपने माहौल में, अपने वातावरण में रहने में मदद करता है। ये परिवर्तन का जरूरत आपको है। अगर ये परिवर्तन नहीं होगा तो आगे आने वाला जनरेशन नए इन्वायरमेंट के साथ में अडेप्ट नहीं कर पाएगा, नई इन्वायरमेंट के साथ में अपने आप को ढाल नहीं पाएगा। तो छोटे छोटे परिवर्तन जमा होते हैं और फिर धीरे धीरे करके हम लोग के शरीर में चेंजेस यानी कि बदलाव आता है। क्या आज से लाखों साल पहले जैसा इंसान दिखता था क्या आज भी वैसा दिखता है? नहीं दिखता है ना। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि हम लोगों के शरीर में धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। अगर ये परिवर्तन होना बंद हो जाए तो हम लोग के अंदर में अपने वातावरण के हिसाब से रहने वाला जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, जो सलाहियत है, वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये चाहिए बाबू, ये नीडेड है। इस वजह से मियोसिस को डिजाइन किया गया है। अब आप बोलोगे कि भाई दो भाई बहन क्यों सेम सेम नहीं है, दो भाई भाई क्यों सेम सेम नहीं है? हालांकि माता पिता तो वही है ना, पेरेंट तो वही है। तुम्हारे टाइम पे जो रिंकी के टाइम पे जो माँ बाप था वही माँ बाप तो पिंकी के टाइम पर भी है। तो दोनों अलग कैसे हुए? तब यहाँ पे आप मियोसिस की इंपॉर्टेंस को बताओगे। थोड़ा ध्यान से सुनोगे बाबू। आप बोलोगे देखिए सर यहाँ पर रिंकी और पिंकी का जो आप केस बता रहे हैं थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं कि गैमेट बनाना पड़ता है रिप्रोडक्शन करने के लिए। थोड़ा अच्छे से समझिएगा बाबू इस कॉन्सेप्ट को। क्या बनाना पड़ता है बच्चा? गैमेट बनाना पड़ता है, गैमेट फॉर्मेशन करना पड़ता है जब रिप्रोडक्शन करना हो। तो यहाँ पर रिंकी और पिंकी ऑब्वियसली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट है। हम लोग यहाँ जितने हैं सब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट है। तो जब भी गैमेट फॉर्मेशन करना होता है, यानी कि ध्यान से सुनिएगा, यानी कि मेल में बनाना है स्पर्म। क्या बनाना है? स्पर्म, जो कि मेल गैमेट होता है। और फीमेल में बनाना है ओवम। फीमेल में क्या बनाना है? ओवम। तो मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवम। इन दोनों चीजों को बनाने के लिए जिस सेल डिवीजन का यूज किया जाता है, जिस सेल डिवीजन का यूज किया जाता है उस सेल डिवीजन को हम लोग मियोसिस बोलते हैं। तो चलो मान लेते हैं कि ये एक सेल है, मान लेते हैं कि ये एक सेल है। इस सेल के अंदर में टोटल 46 क्रोमोसोम है जो कि हम लोग के बॉडी के अंदर होता है। मियोसिस का सेल डिवीजन करेंगे, इससे एक स्पर्म बनेगा तो क्रोमोसोम का नंबर घटेगा ना, मियोसिस किए हो ना, तो क्रोमोसोम का नंबर कितना हो जाएगा स्पर्म में? 23। चलो मान लेते हैं कि ये एक और सेल है, मान लेते हैं कि ये एक और सेल है, इसके अंदर में भी 46 क्रोमोसोम है। मियोसिस का सेल डिवीजन किए हो, एक ओवम बना, एक फीमेल गैमेट बना, घट करके कितना हो जाएगा? 23। अब तुम ध्यान दो, 46 वाले सेल में क्या किए तुम? मियोसिस। इसमें भी कितने वाले सेल में किए? मियोसिस 46 वाले सेल में। इससे जो सेल बना उसमें 23 क्रोमोसोम और 23 क्रोमोसोम। अब तुम देखो, जब मेल और फीमेल गैमेट दोनों एक दूसरे से फ्यूज करेगा, जब मेल और फीमेल गैमेट दोनों एक दूसरे से फ्यूज करेगा, तब जो नया सेल का फॉर्मेशन होगा जिसको हम लोग जाइगोट के नाम से जानते हैं, तो 23 और 23 क्रोमोसोम मिलकर के फिर से कितना हो जाएगा बच्चा? 23 और 23 से मिलकर के फिर से 46 हो जाएगा, जिससे हम लोग का शरीर फिर से बनना शुरू हो जाएगा। तो गैमेट के अंदर में क्रोमोसोम को घटाना जरूरी है। अगर नहीं घटता तो क्या होता? यहाँ पर भी 46 रह जाता, यहाँ पर भी 46 हो जाता, तो 46 और 46 तो 92 हो जाता। तो 92 तो ह्यूमन में होता ही नहीं है, ह्यूमन के हर एक सेल में 46 होना चाहिए। तो 46 क्रोमोसोम के रेशियो को मेंटेन करने के लिए मियोसिस के सेल डिवीजन के सहायता से गैमेट को बनाया जाता है। क्लियर है? और एक बात बच्चे इसको भूलेंगे नहीं, रिंकी पिंकी कॉन्सेप्ट हो गया। और एक चीज को याद रखोगे, आपको क्या बताया गया कि मियोसिस में वेरिएशन होता है। तो आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि बताओ मियोसिस का वो कौन सा इवेंट है जिसमें वेरिएशन होता है, तो आपको जल्दी से फटाफट से बता देते हैं। चलिए मान लेते हैं कि ये एक सेल है, इस सेल के अंदर में है टोटल 46 क्रोमोसोम। हम लोग अपने ही बॉडी से स्टार्ट करते हैं 46 क्रोमोसोम। तो मियोसिस के सेल डिवीजन को ध्यान से समझिएगा। मियोसिस में 2 मरतबा सेल डिवीजन होता है बाबू। जैसे माइटोसिस में आप एक मरतबा कैरियोकाइनेसिस पढ़े ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, साइटोकाइनेसिस, खत्म। मियोसिस में ये चीज 2 बार होगा बाबू, 2 मरतबा होगा। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, साइटोकाइनेसिस,
फिर से एक बार प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, साइटोकाइनेसिस। तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझने का ट्राई कीजिएगा। तो ये मान लेते हैं कि एक सेल है, इसमें आपने मियोसिस किया, मियोसिस के रिजल्ट में दो सेल बना, ये एक सेल, ये एक सेल। आप जानते हैं कि इसमें क्रोमोसोम का नंबर घट जाएगा, तो ये घट करके हो गया 23, घट करके हो गया 23। माइटोसिस होता तो इक्वल होता और खत्म हो जाता है ये डिवीजन, लेकिन यहाँ खत्म नहीं होगा। ये जो पहला सेल डिवीजन हुआ, इसमें कैरियोकाइनेसिस भी हुआ, साइटोकाइनेसिस भी हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं मियोसिस 1। क्या बोलते हैं बच्चा इसको? मियोसिस 1। अब ये जो दो नया सेल बना, इसमें फिर से एक बार सेल डिवीजन होगा, जो नया सेल बना उसमें एक बार फिर से सेल डिवीजन हो। अब यहाँ देखोगे कुछ कुछ बच्चा यहाँ गलती कर जाता है, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, इससे दो सेल बना, इससे दो सेल बना। अब हमको बताओ कि जो नया चार सेल बना उसमें क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा? तुम बोलोगे सर मियोसिस तो एक काम करते हैं 23 से घटा देते हैं, और 23 से घटा करके इसको कर देते हैं, कितना हो जाएगा? 11.5, 11.5। तो क्या 11.5 क्रोमोसोम होगा? इसका आंसर है नहीं सर, 11.5 नहीं होगा। इन सब में होगा 23, 23, 23 और 23। तो इस मर्तबा जो सेल डिवीजन हुआ, इस मर्तबा जो सेल डिवीजन हुआ उसका नाम है मियोसिस 2। क्या नाम है इसका? मियोसिस 2। तो याद रखना है बच्चा लोग, मियोसिस 1 में ही सिर्फ क्रोमोसोम का संख्या घटता है, नंबर घटता है। मियोसिस 2 में क्रोमोसोम का संख्या या नंबर नहीं घटता, बल्कि सेम सेम रहता है। तो तुम एक तरीके से समझ सकते हो कि मियोसिस नंबर 2 जो है वो कुछ कुछ माइटोसिस कॉन्सेप्ट पे चलता है। मियोसिस नंबर 2 जो है वो माइटोसिस के कॉन्सेप्ट पे चलता है, जहां क्रोमोसोम का संख्या सेम रह जाता है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? मियोसिस 1 में क्रोमोसोम घटेगा, लेकिन मियोसिस 2 में क्रोमोसोम का संख्या सेम सेम रहेगा। डन है? क्लियर है? ओके जी। अब यहां समझिएगा, मियोसिस नंबर 1 में आपको दो इंपॉर्टेंट हमको पढ़ाना है काम, दो इंपॉर्टेंट काम जो मियोसिस 1 में होता है। एक जिसको बोलते हैं साइनेप्सिस। क्या बोलते हैं? साइनेप्सिस। अब कोई बच्चा इसको अगर साइनेप्स समझ लिया, अगर तुम इसको साइनेप्स समझ लिए तो बहुत बड़ा भूल है बाबू। साइनेप्स न्यूरॉन में पढ़ाया गया है, तो साइनेप्स का कॉन्सेप्ट नहीं है ये। अच्छे से वर्ड को देख लीजिए, वर्ड साइनेप्सिस है और दूसरा वर्ड का नाम है क्रॉसिंग ओवर। ये दो चीज चलिए फटाफट से समझ लेते हैं और करते हैं इस चैप्टर को खत्म। तो आपको मियोसिस नंबर 1 में दो इवेंट पढ़ना है, एक का नाम है साइनेप्सिस और दूसरे का नाम है क्रॉसिंग ओवर। चलिए साइनेप्सिस बताते हैं। आप ये मान लेते हैं कि हम लोगों का एक क्रोमोसोम है, और हम लोग जानते हैं कि हम लोग के शरीर में ऐसा 46 क्रोमोसोम होता है। कितना क्रोमोसोम होता है बच्चा? 46 क्रोमोसोम होता है। तो हम लोग जब मियोसिस नंबर 1 में पहुंचते हैं, कहाँ किसके बारे में बात किया जा रहा है बाबू? मियोसिस नंबर 1 के बारे में, पहला मियोसिस। तो पहले मियोसिस में जो आपका 46 क्रोमोसोम है ना, वो क्रोमोसोम क्या करता है पता है? वो क्रोमोसोम जोड़ा लगाता है। हाँ जी बच्चा, ये जो क्रोमोसोम है ये क्या करता है? क्रोमोसोम जोड़ा लगाता है बच्चा। चलिए, ये ऐसा आपके पास में टोटल 46 क्रोमोसोम है, और ये जो 46 क्रोमोसोम है ये क्या करेगा? एक दूसरे के साथ क्या करेगा बच्चा? एक दूसरे के साथ जोड़ा लगाएगा बच्चा। हाँ जी, ये जो 46 क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ जोड़ा लगाएगा। ये जोड़ा लगाने वाला जो इवेंट है बच्चा, ये जो जोड़ा लगाने वाला इवेंट है, फिर से सुनोगे, ये जो जोड़ा लगाने वाला इवेंट है, ये इवेंट माइटोसिस में नहीं हुआ है, ये मियोसिस का खास इवेंट है। तो यहाँ पर देखिए ऐसा 46 है, तो अगर जोड़ा बनाओगे तो कितना बनेगा भाई? आपके पास में 46 जो चप्पल है उसका जोड़ा बनाओगे कितना बनेगा? 23 जोड़ा, 23 पेयर्स। तो ऐसा 23 जोड़ा क्रोमोसोम बनता है बाबू। ये पहला जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा, और ऐसा टोटल 23 जोड़ा बनता है क्रोमोसोम। अब यहाँ पर जो जोड़ा लगा हुआ क्रोमोसोम है बच्चा, यहाँ पर जो जोड़ा लगा हुआ क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम को बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। जो जोड़ा लगा हुआ क्रोमोसोम है उसको क्या बोलते हैं बच्चा? होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है जी, याद रहेगा। जोड़ा लगा हुआ क्रोमोसोम को क्या बोलेंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम। अब हम लोग जो बता रहे हैं, जो जोड़ा लगने वाला प्रोसेस है बाबा, इसी को हम लोग साइनेप्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? साइनेप्सिस। जोड़ा लगने का प्रोसेस, जोड़ा लगने का क्रिया या फिर जोड़ा लगने का अमल या फिर जोड़ा लगने का प्रोसेस। क्या बच्चा समझ गए? जोड़ा लगने का अमल, जोड़ा लगने का क्रिया या जोड़ा लगने का प्रोसेस क्या कहलाता है बच्चा?
क्या कहलाता है? ये कहलाता है साइनेप्सिस। अब आपको हम ये बताएं कि ये किस में होता है? मियोसिस 1 में। कहाँ होता है बाबू? मियोसिस नंबर 1। ओके, आपसे पूछा जाएगा अच्छा मियोसिस नंबर 1 के किस फेज में होता है? थोड़ा सा और डीप हो गया। एक्चुअली मियोसिस नंबर 1 को हम लोग बताए हैं ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, इसमें सब होगा। आपको बताना है सर मियोसिस नंबर 1 के प्रोफेज 1 कहाँ पे होगा बाबू? प्रोफेज नंबर 1 में। मियोसिस 1 के प्रोफेज नंबर 1 में ये वाला काम होगा। चलिए जोड़ा लगा दिए, अब हम लोग आगे बढ़े। अब हम लोग एक जोड़ा लगा हुआ क्रोमोसोम को फिर से बनाते हैं। चलिए ये है मेरा क्रोमोसोम, ठीक है, एक सेकंड, ये देखो ये एक क्रोमोसोम। और थोड़ा सा हम कलर बदल रहे हैं क्योंकि तुमको हमको क्रॉसिंग और पढ़ाना है। ये दूसरा क्रोमोसोम, ये देखो ये 2 क्रोमोसोम हो गया, ये जोड़ा लगा हुआ है, ठीक है, यानी कि ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है। एक स्टेज आएगा मियोसिस नंबर 1 के वही प्रोफेज 1 में, जो होगा सब प्रोफेज 1 में। एक स्टेज आएगा जब ये जो दोनों जोड़ा लगा हुआ क्रोमोसोम है वो कुछ एक दूसरे के ऊपर में कुछ ऐसे ओवरलैप हो जाएगा। बाबू ये स्ट्रक्चर को ध्यान से दिमाग में डाल लीजिए। एक ऐसा स्टेज आएगा जब मेरा क्रोमोसोम एक दूसरे से कुछ इस प्रकार ओवरलैप हो जाएगा। बाबू कुछ इस प्रकार ओवरलैप हो जाएगा, और जब ये ओवरलैप होगा तो ये व्हाइट वाला क्रोमोसोम का कुछ भाग रेड वाले में चला जाएगा और ये रेड वाले का कुछ भाग व्हाइट वाले में चला जाएगा। ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं बच्चा। ये जो क्रोमोसोम एक दूसरे से ओवरलैप कर रहा है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर। और इसी क्रॉसिंग ओवर के कारण वेरिएशन आता है। क्यों? हम आपको बताते हैं। हम लोग का क्रोमोसोम तो डीएनए से बनता है ना, तो अगर हम लोग बोल रहे हैं कि इसका कुछ भाग इसमें चला जाएगा और इसका कुछ भाग इसमें चला जाएगा, यानी इसका डीएनए टूट के इसमें चला जाएगा, इसका डीएनए टूट करके इसमें चला जाएगा। और ये जो प्रोसेस है ये टोटली रैंडम होता है, यानी कोई बता नहीं सकता कि कौन सा भाग टूट करके कहाँ जाएगा, कौन सा वाला पार्ट टूट करके कहाँ जाएगा। यही कारण है टूट करके इधर उधर डीएनए के होने की वजह से हम लोग के अंदर में वेरिएशन देखने को मिलता है। क्लियर है? ये समझ में आ गई बात। अब जब ये दोनों ऐसे ओवरलैप करता है ना, तो ऊपर में एक एक्स बन रहा होगा। देखो यहाँ पर एक ऐसा एक्स बन रहा है, यहाँ पर भी देखो एक ऐसा एक्स बन रहा है। तो यहाँ पर ये जो एक्स बन रहा है इसका भी एक नाम है ना। ऐसा जो एक्स बन रहा है, यहाँ पर भी ऐसा जो एक्स बन रहा है, इस एक्स शेप स्ट्रक्चर को, इस एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर को, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर, ये जो एक्स के जैसा स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है कायज़माटा। क्या बोलते हैं बच्चा इसको? कायज़माटा। नाम भूलेंगे नहीं बाबा। ये जो एक्स शेप का स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं कायज़माटा। और इसी क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस के कारण हम लोग के अंदर में वेरिएशन होता है। ये क्रोमोसोम का भाग टूट के इसमें, या क्रोमोसोम का भाग टूट करके इसमें। क्लियर है? बात समझ में आ गई है? बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ सेल डिवीजन को किया जाता है कंप्लीट। 2 क्वेश्चन कमेंट करने के लिए आपको बोले हैं आंसर। एक आपका है कि क्या बोले थे, एक तो आपको नाम बताने बोले थे ना, ये मेल फीमेल के लिए कोई नाम बता दो, और दूसरा एक और क्वेश्चन पूछे थे हम, कुछ पूछे थे हम भूल गए, ठीक है, वीडियो देखना। कुछ क्वेश्चन पूछे, 2 क्वेश्चन पूछे। चलो कोई बात नहीं, एक देख लेना वीडियो भाई, एक और क्या पूछे थे इसमें से मेल और अच्छा हाँ, कौन सा नया कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहोगे उसका नाम कमेंट कर दोगे, फटाफट से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।